सभी विद्यार्थियों को राधे राधे। मैं मनोज कंसवारा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरु शिखर जीके पर। मैं सभी विद्यार्थियों से आशा करता हूं कि सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। हम इस चैप्टर के भाग नंबर 2 पढ़ चुके थे, वाद्य यंत्रों से संबंधित। अब जो भाग नंबर हमारा चलेगा वो कौन सा चलेगा? तीसरा। मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये भी आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पहला भाग में करा चुका हूं जिसका नाम है तत्वाद्य यंत्र। दूसरा भाग में करा चुका हूं जिसका नाम था सुषिर वाद्य यंत्र। और तीसरा भाग इस चैप्टर में है और उसका नाम है अवनद वाद्य यंत्र। ठीक है, वहां मैं पहले भी जानकारी दे चुका था कि अवनद वाद्य यंत्र कौन से होते हैं। वो वाद्य यंत्र जो खाल से बने हुए होते हैं, या डंडों से पीटकर, या थप्पी देकर, या ताल देकर उसमें ध्वनि की उत्पत्ति होती हो, वो वाद्य यंत्र कौन से कहलाएंगे? अवनद वाद्य यंत्र कहलाएंगे। समय का दुरुपयोग ना करते हुए हम सीधे चलते हैं चैप्टर की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन वाद्य यंत्रों को, गुरुजी ये वाद्य यंत्र कौन से होते हैं, इनको हम कैसे पहचाने? वैसे तो ये वाद्य यंत्र ऑटोमेटिक देखने से ही पहचान पड़ते हैं और स्वयं ये कहते हैं कि हमको पहचानो, लेकिन कभी ना कभी ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं इनके ऑप्शन में आप मात खा जाते हैं। इसलिए आप टेंशन ना करें। इस वाद्य यंत्र के जितने भी इसके वाद्य यंत्र हैं, सभी वाद्य यंत्रों की मैं ट्रिक लेकर आया हूं और उसी ट्रिक के आधार पर आपको मैं याद कराऊंगा। तो चलते हैं ट्रिक की तरफ। पहली बात करते हैं कि इस वाद्य यंत्रों की ट्रिक क्या है, या फिर इस वाद्य यंत्रों के अंतर कौन कौन से वाद्य यंत्र आते हैं। ट्रिक की तरफ चलते हैं। और वो ट्रिक कौन सी है? तो सबसे पहले आप देखेंगे, ढोल और नगाड़े बज रहे थे और ढोल नगाड़े को मां भी देख रही थी और पापा भी देख रहे थे, लेकिन पापा को हम ज्यादातर डैड कहने लग गए हैं। तो इन्हें ढोल नगाड़ों से पापा बड़े प्रसन्न होते हैं, डैड बड़े प्रसन्न होते हैं। इसलिए वो ढोल नगाड़े इतने शानदार बज रहे थे कि डैड उन ढोल नगाड़ों को देखकर क्या रह जाते हैं? दंग रह जाते हैं। सबसे पहले ट्रिक स्टार्ट करते हैं और वो है, बताइए, पहले आता है डैड। ठीक है ना? डैड के सामने क्या बज रहे बताओ? ढोल। क्या बज रहे बताओ? ढोल बज रहे हैं और इतने शानदार बज रहे हैं कि डैड बताओ क्या रह गए हैं? उनको देखकर दंग रह गए। बताओ क्या रह गए? दंग रह गए। क्या रह गए बताओ? दंग रह गए, या फिर बताओ दंगो खा गए। डैड बताओ उनको देखकर क्या खा गए? दंग खा गए। लेकिन डैड को संगीत अच्छा लगता है, मां को नहीं लगता। इसलिए चूंकि, अगली बात करते हैं चूंकि। ठीक है, तो यहां तक ये याद रखना, ट्रिक यहां तक पहुंच गई है। डैड के सामने ढोल बज रहे थे और इतने शानदार बज रहे थे कि डैड उन ढोलों को देखकर क्या रह गए? दंग रह गए। चूंकि मां ने क्या किया है? मां ने नगाड़े, मां को संगीत पसंद नहीं है, मां ने नगाड़े पर 9 बम पटके। मां ने नगाड़े पर कितने बम? 9 बम पटके। 9 बम पटक दिए। किसने पटके हैं बताओ? मां ने। और बताओ संगीत क्या हो गया? खत्म। सीधी सी ट्रिक है। डैड के सामने ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, तो इतने शानदार बज रहे हैं कि वो दंग रह गए। लेकिन मां, चूंकि मां ने नगाड़ों पर 9 बम पटक दिए और संगीत क्या हो गया? खत्म हो गया। अब चलते हैं इस ट्रिक को लेकर। तो सबसे पहले ध्यान रखना, आता है कौन सा? डे से आप बना देंगे डेरू। ठीक है, डे से बन गया डेरू और डा से बन जाएगा बताओ कौन सा? डमरू। ठीक है, ढोल अपने आप में क्या हो जाएगा? वाद्य यंत्र। तो देखो, ढो से एक तो हो जाएगा ढोल और दूसरा इससे कौन सा हो जाएगा? ढोलक। ठीक है ना? ये वाद्य यंत्र चमड़े के अपने आप अपने आप पहचान पड़ जाते हैं, बस इनको थोड़ा सा पहचानना है। दंग से आप कर देंगे बताओ कौन सा? मृदंग। इसी मृदंग का दूसरा नाम है पखावज। इसे पखावज भी कहते हैं। मृदंग या बताओ क्या है? पखावज। ठीक है, मृदंग या पखावज। दंग से क्या हो गया? मृदंग रह गया है खा। बताओ खा से क्या बना देंगे? खंजरी। खा से बताओ क्या हो गया? खंजरी। ठीक है ना? खा से खंजरी हो गया। ध्यान रखना, गए से अब ये रह गया गे, और गे से बताओ क्या बन जाएगा? घेरा।
गा से क्या बन जाएगा, घेरा बन जाएगा। बात करते हैं चूकी से क्या बनेगा, तो चूकी से दो बनेंगे। जैसे बताओ क्या कर देंगे, चंग। इससे बताओ कौन सा नृत्य हो जाएगा, चंग। और का से बताओ कौन सा हो जाएगा, कुंडी। कुंडी एक वाद्य यंत्र है। इन्हीं में अगली बात करेंगे, मां से बनेंगे दो। मां से कौन कौन से बन जाएंगे, एक तो बन जाएगा कौन सा, माठ। कौन सा बन जाएगा, माठ। और बताओ एक कौन सा बन जाएगा, माधल। एक बन गया कौन सा, माधल, ठीक है ना। दो बन गए किससे, मां से। नए से बताओ, देखो एक तो ये नगाड़ा हो गया, नए से आप बना सकते हैं नगाड़ी, ठीक है ना। और नगाड़े से बताओ क्या हो जाएगा, नगाड़े, ठीक है ना। क्या हो जाएगा बताओ, नगाड़े या नगाड़ा एक वाद्य यंत्र है, इससे क्या हो जाएगा, नगाड़े हो जाएंगे, ठीक है ना। पर से कर देंगे कमर। पर से क्या हो गया बताओ, कमर, ठीक है ना। नौ से हो जाएगा नौबत। इससे हो जाएगा बताओ क्या, नौबत। इससे हो गया नौबत। और इससे अपने आप में एक नृत्य बनेगा जिसका नाम है बम। क्या बन जाएगा, बम। इनके अलावा पटके, पटके से हो जाएगा पढ़ो। कौन सा हो जाएगा, पढ़ी। कौन सा हो जाएगा, पढ़पड़ी। पटके से हो गया कौन सा, पढ़पड़ी। इसके अलावा अन्य वाद्य यंत्रों में देखें तो अन्य वाद्य यंत्रों में इसमें एक कमर भी कर लेना, और इसके अलावा एक कौन सा कर लेंगे, धौसा कर लेंगे। और इसके अलावा इसमें एक वाद्य यंत्र और हो जाएगा, शिल्पा। एक वाद्य यंत्र और जुड़ जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा, शिल्पा। आप कह सकते हैं शिल्पा ने कमर की क्या दिखाई है, धौंस दिखाई है। कैसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है ना। चंग का दूसरा नाम भी है, ध्यान रखना, ये चंग आ गया है, चंग। इसी चंग को कहते हैं डफ। इससे डफ भी कहते हैं, ठीक है ना। इसे ही डफ भी कहते हैं। और डफ का छोटा रूप ही क्या कहलाता है, डपली कहलाता है। ये भी वाद्य यंत्र कौन से में आएंगे बताओ, इसी इन्हीं वाद्य यंत्रों में आएंगे। ट्रिक याद कर लेना, ज्यादा कोई ऐसी ट्रिक नहीं है। संगीत बज रहा था और ऐसा बज रहा था कि डैड ढोल्स को देखकर क्या रह गए, दंग खा गए। क्योंकि मां ने नगाड़े पर 9 बम पटके, और ये सभी ट्रिक के माध्यम से सभी वाद्य यंत्र तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। कौन सा, पटकी, पड़पड़ी। हाँ, पड़पड़ी को ही क्या कहते हैं, ताशा। पड़पड़ी को क्या कहते हैं बताओ, ताशा भी कहते हैं, ध्यान रखना। ताशा को ही पड़पड़ी कहा जाता है, पड़पड़ी को ही ताशा कहा जाता है। एक बार आप स्क्रीनशॉट लें। फिर चलते हैं क्रम से इन वाद्य यंत्रों की तरफ। पहला तुम्हारे सामने वाद्य यंत्र दिख रहा है, और इस वाद्य यंत्र को क्या कहते हैं बताओ, डेरू। परंतु लग ऐसा रहा है कि ये डमरू है, ठीक है ना। डमरू से ये बड़ा होता है, डमरू छोटा रहता है। परंतु ऐसा ही रहता है ढोल। ढोल से तो छोटा रहता है, परंतु डमरू से बड़ा रहता है। वो वाद्य यंत्र कौन सा है, डेरू, ठीक है ना। आम की लकड़ी से बना होता है। और इसमें ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। ये वाद्य यंत्र, ये याद रखना कौन सी जाति, कौन सी जनजाति या कौन से बोपे इसका प्रयोग करते हैं, बस यही प्रश्न आता है, और कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहले याद रखना, आपसे पूछा जाए, देखो ये लकड़ी है ना, ये लकड़ी बताओ किसकी, लकड़ी बताओ किसकी, आम की लकड़ी से किस बना हुआ होगा। आम की लकड़ी से तो क्या होगा, बना हुआ होगा। दूसरी बात, आपसे पूछा जाए डमरू से क्या होगा बताओ, बड़ा। डमरू से होगा बड़ा, डमरू से बड़ा होगा। परंतु ध्यान रखना, परंतु इसके अलावा और बताओ किससे, डमरू से तो क्या होगा बताओ, बड़ा होगा। परंतु ढोल से क्या रहेगा, छोटा, ठीक है ना। परंतु परंतु ढोल से क्या होगा, छोटा, ठीक है ना। ढोल से क्या होगा, छोटा होगा। ये वाद्य यंत्र याद रखना है, ठीक है ना। इसका प्रयोग कौन करेंगे, तो गोगा जी के भोपे और भैरव जी के, ठीक है ना। इसका प्रयोग कौन करते हैं, तो प्रयोग करते हैं एक तो गोगा जी के भोपे। इस वाद्य यंत्र का प्रयोग गोगा जी के भोपे करते हैं। और इसके अलावा भैरव जी के भोपे इस वाद्य यंत्र का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। और वो वाद्य यंत्र बताओ कौन सा हो जाएगा, डेरू। तो याद रखना, डमरू जैसा है वो सबसे बड़ा होगा, वो तो होगा ढोल। और ढोल से छोटा होगा वो कौन सा होगा, डेरू। और डेरू से छोटा होगा वो कौन होगा, डमरू। और डमरू से भी छोटा होगा, ठीक है ना। डमरू से भी छोटा छोटा होता है, वो उसे कहते हैं डुगडुगी। ये सभी वाद्य यंत्र एक जैसे ही हैं। डुगडुगी सबसे छोटी, उससे बड़ा डमरू, डमरू से बड़ा डेरू, और डेरू से बड़ा कौन हो जाएगा बताओ, ढोल हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लें, आगे चलते।
सेम वाद्य यंत्र है, सेम वाद्य यंत्र है, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना यह है कौन सा, डमरू। लेकिन बताओ वो डेरू था और डेरू से छोटा वाद्य यंत्र कौन सा होगा, डमरू होगा, ठीक है ना। डमरू को आप देखेंगे ये लकड़ी है, यह लकड़ी ज्यादातर इसका प्रयोग आम की बनी हो सकती है, ध्यान रखना आम की लकड़ी का बना हुआ होगा। इन दोनों पुड़ों पर बताओ ये क्या रहेगा, चमड़ा। ये दोनों पुड़े होंगे, इन दोनों पुड़ों पर क्या रहेगा बताओ, चमड़ा रहेगा। और चमड़ा भी किसका रहेगा बताओ, बकरे का। चमड़ा किसका होगा, बकरे का क्या होगा बताओ, इस बार चमड़ा होगा, ठीक है, बकरे का चमड़ा। और इसके अलावा ये आप देख रहे हैं ना रस्सी, इन रस्सियों में यहां आप ये देख रहे हैं, इनमें बताओ क्या रहेगा, छोटा क्या रहेगा, पत्थर। छोटा क्या रहेगा, पत्थर रहेगा। तब इसे हाथ से इसको बजाया जाएगा, ठीक है ना, हाथ से बजाया जाएगा। हम देखते हैं संसार में सबसे प्राचीन धर्म है सनातन, और सनातन धर्म में एक आते हैं भगवान शिव, और इस धर्म से पुराना धर्म कोई नहीं, और शिव का जो वाद्य यंत्र था वो यही था। इसलिए ध्यान रखना, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्रों की बात होगी तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा होगा, यही होगा, ठीक है ना। इसका प्रयोग ज्यादातर जो करते हैं वर्तमान में कौन कर रहे हैं बताओ, मदारी इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले ध्यान रखना किससे संबंधित है, भगवान शिव। भगवान शिव से संबंधित है ना, शिव से संबंधित वाद्य यंत्र है, ठीक है। भगवान शिव से संबंधित वाद्य यंत्र कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, डमरू। और जबकि नारद मुनि से संबंधित वाद्य यंत्र कौन सा है, एकतारा। कौन सा वाद्य यंत्र रहेगा, एकतारा। दूसरा, संसार का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र, संसार का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, बताओ कौन सा है, वो हो जाएगा कौन, डमरू, ठीक है ना। इसमें एक चीज और याद रखना, वर्तमान में इसका प्रयोग कौन करते हैं, वर्तमान में इसका जो प्रयोग करते हैं वो बताओ कौन करते हैं, मदारी। कौन प्रयोग कर रहे हैं बताओ, इसको मदारी कर रहे हैं। नीचे एक पॉइंट और लिख देना, डमरू से जो छोटा होता है, डमरू से छोटा जो वाद्य यंत्र होगा उसे क्या कहेंगे बताओ, डुगडुगी, उसे कहा जाएगा डुगडुगी। ये भी याद रखना, इसी का ही भाग है। स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं। चलते हैं अगले वाद्य यंत्र की तरफ। क्लास शानदार समझ में आ रही होगी, शानदार समझ में आ रही हो तो याद रखना इस चैनल को अधिक से अधिक संख्या में लोगों को क्या करवाना है, शेयर करवाना है और सब्सक्राइब करवाना है। चलते हैं अगले वाद्य यंत्र की तरफ। और बताओ कौन आ गया, ढोल। देखो सेम ऐसा ही है, कैसा है बताओ, डमरू जैसा ही है, डेरू जैसा ही है, परंतु इनसे बड़ा होता है। कौन होता है बताओ, ढोल होता है, ठीक है ना। परंतु ध्यान रखना, डमरू और डेरू हैं ये तो बजाए जाते हैं हाथ से, ठीक है ना। परंतु ये जो ढोल बजाया जाएगा ये हाथ से नहीं बजाया जाएगा, इनको डंडों के माध्यम से पीटा जाएगा, ठीक है ना। परंतु इसका ध्यान रखना, दो भाग होते हैं, ठीक है। बताओ ये तो क्या होगा, लकड़ी का बना हुआ होगा, ठीक है ना। ये जो भाग है इसका बताओ किसका बना हुआ है, लकड़ी का। ये भाग किसका बना होगा, लकड़ी का बना होगा। ध्यान रखना, लकड़ी का एक गोल घेरा होगा और गोल घेरे के दोनों कोनों पर क्या चढ़ाई जाएगी, खाल। क्या चढ़ाई जाएगी बताओ, खाल चढ़ाई जाएगी। ये खाल बताओ किसकी हो सकती है, ये खाल बताओ किसकी हो सकती है, भैंसे की हो सकती है। किसकी खाल हो सकती है, भैंसे की खाल हो सकती है। और ये जो दोनों पुड़े हैं ना, एक पुड़ा तो ये रहा और दूसरा पुड़ा बताओ कौन सा है, ये वाला। एक पुड़ा है जो भारी आवाज देगा तो उसे कहेंगे नर पुड़ा, उसे क्या कहेंगे, नर। जबकि एक दूसरा भाग है जो सुरीली आवाज देगा उसे कहेंगे नारी भाग, उसे क्या कहेंगे, या नारी पुड़ा कहेंगे या नारी भाग कहेंगे। और जो इधर की तरफ जो नर पुड़ा है, इस नर पुड़े को बताओ किसके माध्यम से पीटा जाएगा, यह है डंडा। तो बताओ इसे किसके माध्यम से, डंडों से बजाया जाएगा, ठीक है, डंडों से बजाया जाएगा, ठीक है। परंतु एक जिसका दूसरा भाग हो रहा है ना, इस दूसरे भाग को डंडे से नहीं बजाया जाएगा, नारी वाले भाग को, इसको बताओ किससे बजाया जाएगा, हाथ से। हाथ से थप्पी देंगे, हाथ से बजाया जाएगा। कैसा वाद्य यंत्र है, इसका प्रयोग या तो विवाह के अवसर पर या शुभ कार्यों के अवसर पर किया जाता है। अतः एक कैसा वाद्य यंत्र है, यह एक मांगलिक वाद्य यंत्र है, ठीक है ना। याद रखना, ढोल है,
ये ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। इसको बस याद ये रखना कि ये कौन सी श्रेणी में आता है, वाद्यंत्रों की में। आगे चलते हैं अगले वाद्यंत्र की तरफ। आपने स्क्रीनशॉट अगले वाद्यंत्र की तरफ चलते हैं। देखो कौन सा है, ये रहा मृदंग, ठीक है ना। मृदंग वाद्यंत्र है। इसका दूसरा नाम पखावज भी कहते हैं, इसे ध्यान रखना। इसकी आकृति दिख रही है आपको, आकृति जैसे सुपारी होती है ना, सुपारी, काठा सुपारी जो होती है, उस आकृति का ये वाद्यंत्र बना हुआ होता है। ये वाला जो भाग है ना, ये वाली जो है, तो ये बेटा एक पेड़ का जो तना है, पेड़ के तने को खोखला करके बनाया जाता है, ठीक है ना। आप ये देख रहे हैं कि इसका एक पुड़ा तो छोटा दिख रहा है आपको, और इसका दूसरा पुड़ा है ये आपको क्या दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, ठीक है ना। तो एक पुड़ा जो बड़ा है वो तो रहेगा नर, और छोटा पुड़ा है उसे बताओ क्या कहेंगे, मादा कहा जाता है, ठीक है ना। इसमें जो ये डोरी है ना, ये डोरी, इन डोरियों को तंग करने के लिए या सुरों को चेंज करने के लिए इसमें लकड़ी की क्या रहेंगी, गोटी, क्या लगी रहेंगी बताओ, गोटी लगी रहेंगी, ठीक है ना। इसका प्रयोग वैसे तो ज्यादातर मंदिरों में किया जाता है, आरती के समय, भजन के समय इसका ज्यादातर प्रयोग वहीं किया जाता है। लेकिन मेवाड़ में एक जाति है भवाई और रावल, इसका ज्यादातर प्रयोग करती है, ठीक है ना। सबसे पहले तो लिखेंगे इसमें, बताओ कैसा वाद्यंत्र है, ढोलक जैसा वाद्यंत्र, ढोलक जैसा वाद्यंत्र है, ठीक है ना। परंतु ढोलक में और इसमें फर्क यह है कि ढोलक के पुड़े लगभग बराबर होते हैं, लेकिन इसका एक पुड़ा तो क्या रहेगा बताओ, छोटा। ये तो कौन सा है, छोटा पुड़ा, ठीक है। और इसका दूसरा पुड़ा क्या रहेगा, बड़ा, ठीक है ना, बड़ा पुड़ा, ठीक है। जो ये लकड़ी है ना, लकड़ी, लकड़ी तने को खोखला करके ना, तने को खोखला करके इसको बनाया जाता है, खोखला करके बनाया जाता है, ठीक है, बनाया जाता है। दूसरा एक चीज और याद रखना, ज्यादातर प्रश्न इसका आता है वो यह है कि सुपारी की आकृति का वाद्यंत्र कौन सा है, ठीक है। तो बताओ कौन सी आकृति, सुपारी की आकृति का ये वाद्यंत्र बना हुआ है, ठीक है ना। एक चीज और इसमें याद रखना कि आपसे पूछा जाए कि इसका प्रयोग कहां किया जाता है, तो प्रयोग इसका कहां किया जाता है, मंदिरों में, ठीक है। इसका प्रयोग कहां किया जाता है, मंदिरों में किया जाता है। और मेवाड़ में भी ध्यान रखना, मेवाड़ में इसका प्रयोग जो जाति करती है मेवाड़ में, रावल एवं भाट जाति इसका क्या करती है, प्रयोग करती है, इसको बजाती है, ठीक है। एक इसका उपनाम लिख देंगे। तो बताइए उपनाम, मृदंग को और क्या क्या कहा जाता है, तो इसे पखावज भी कहा जाता है, याद रखना। मृदंग का ही दूसरा नाम क्या है, पखावज। एक आप ये याद रखना है, जो सबसे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है कि मृदंग के जादूगर कौन है। मृदंग को बजाने में जो सबसे ज्यादा ख्याति प्राप्त की है वो कौन है, पंडित पुरुषोत्तम। कौन है बताओ, पंडित पुरुषोत्तम शर्मा ने इसको बजाने में ख्याति प्राप्त की है। ये प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें बनता है, ये याद रखना। अगर ये नहीं आए ऑप्शन में तो दूसरी ख्याति प्राप्त की है, बताओ किसने, भवानी शंकर ने। तो मृदंग के दो जादूगर हैं, एक तो भवानी शंकर और दूसरा कौन सा है, पंडित पुरुषोत्तम जी। ज्यादा कुछ नहीं है, उपनाम याद रखना कौन सा है, पखावज। और याद रखना प्रयोग मंदिरों में सबसे ज्यादा इसी वाद्यंत्र का किया जाता है, सुपारी की आकृति का बना हुआ है, मेवाड़ में रावल भाट जाति। और सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य प्रश्न यह है कि मृदंग के जादूगर कौन है। ले आप स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। आगे आने वाला जो वाद्यंत्र आपके सामने दिख रहा है वो है ढोलक, ठीक है ना। ढोलक जैसा वाद्यंत्र मृदंग था, लेकिन मृदंग में और ढोलक में आपको अंतर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। मृदंग का ये जो पुड़ा था वो बहुत छोटा था, इसके लगभग पुड़े सेम रहते हैं, कंडीशन वही रहेगी। एक पुड़ा रहेगा वो तो कौन सा कहलाएगा, नारी पुड़ा, और दूसरा पुड़ा होगा वो कौन सा कहलाएगा, नर पुड़ा, ठीक है ना। ये भी बताओ किससे बना होगा, लकड़ी से ही बना होगा, ठीक है। लकड़ी से ही बना हुआ वाद्यंत्र है, और लकड़ी इसमें
शीशम की हो सकती है, सागवान की हो सकती है, और नीम के तने से बनी हुई ये ढोलकें ज्यादा अच्छी रहती है, ठीक है ना। तो इसमें ध्यान रखना, लकड़ी बताओ कौन सी होगी, लकड़ी का जो बना हुआ है लकड़ी, इसमें कौन कौन सी होगी, शीशम, शीशम, और बताओ कौन सी लकड़ी होगी, सागवान, ठीक है ना। शीशम की, सागवान की और नीम की लकड़ी से ये वाद्य यंत्र बना हुआ है। एक चीज और याद रखना, इसमें डोरी लगी हुई है, ये वाली डोरी, ठीक है ना। और डोरी में देखो यहां आपको कड़े दिख रहे हैं, लोहे के कड़े। स्वर को बदलने के लिए इसमें लोहे के क्या लगे होते हैं, कड़े लगे हुए होते हैं। जैसे स्वर को आप चाहिए तो इनको ऊपर नीचे खींचा जाता है, याद रखना है, ठीक है ना। याद रखना, ये भी एक कैसा वाद्य यंत्र है, धार्मिक। कैसा वाद्य यंत्र है, धार्मिक वाद्य यंत्र है, धार्मिक वाद्य यंत्र है। और सबसे ज्यादा प्रयोग इसका भजनों में, कीर्तनों में, भजनों में, कीर्तनों में इत्यादि जगह पर इसका प्रयोग किया जाता है। एक पॉइंट और लिख देना, सर्वाधिक सर्वाधिक बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र, सर्वाधिक जो बजाया जाता है, बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है, बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कोई पूछे तो राइट आंसर कर देना, कौन होगा बताओ, ढोलक। ले स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं अगले वाद्य यंत्र की तरफ। तो ढोलक है, शीशम सागवान से बना है या नीम से बना हो सकता है। अवनद वाद्य यंत्रों में सर्वाधिक बजाया जाता है, ध्यान रखना वो वाद्य यंत्र कौन सा होगा, ढोलक। आगे की तरफ चलते हैं, और आपको दिख रहा है, ये बताओ कौन सा है, मादल, ठीक है ना। बिल्कुल मृदंग जैसा ही दिख रहा है, लेकिन मृदंग में और इसमें फर्क आपको दिख रहा होगा। मृदंग का एक पड़ा बहुत ज्यादा छोटा था। मृदंग व पखावत जैसी आकृति का ही वाद्य यंत्र है, और इसका प्रयोग भगवान शिव एवं पार्वती किया करते थे, आपने देखा होगा, ठीक है ना। इसका प्रयोग ध्यान रखना, किसका वाद्य यंत्र है, भगवान शिव एवं बताओ किसका, पार्वती का वाद्य यंत्र है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रश्न यह बनता है इसमें कि मादल एक नृत्य भी है, और कौन सी जनजाति का है, गरासिया। तो ये भगवान शिव और पार्वती का भी ध्यान रखना संबंध है, और गरासिया जनजाति का भी क्या है, वाद्य यंत्र। जब गरासिया जनजाति मादल नृत्य का प्रयोग करती है तो इसी वाद्य यंत्र को बजाती है, ये भी याद रखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बताओ, मृदंग या पखावज जैसा कैसा है वाद्य यंत्र, मृदंग पखावज, पखावज जैसा वाद्य यंत्र, जैसा वाद्य यंत्र, ओके। पॉइंट नंबर पहला क्लियर करें, मृदंग जैसा वाद्य यंत्र आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा पॉइंट क्लियर करें, शिव और पार्वती का वाद्य यंत्र, शिव और बताओ किसका, पार्वती का वाद्य यंत्र, ओके। और खाली आपसे पूछा जाए कि बताइए शिव का वाद्य यंत्र कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, डमरू, ठीक है ना। लेकिन नीचे नोट आपको डाल के लिखें, आपसे पूछा जाए कि शिव और पार्वती से संबंधित, शिव पार्वती से संबंधित नाट्य पूछा जाए, तो शिव पार्वती से संबंधित नाट्य, पार्वती से संबंधित लोक नाट्य पूछा जाए, संबंधित लोक नाट्य, और लोक नाट्य बताओ वो कौन सा हो जाएगा, गबरी, कौन सा हो जाएगा, गबरी लोक नाट्य हो जाएगा। गबरी लोक नाट्य में भी ध्यान रखना, इसका जो प्रयोग इसी वाद्य यंत्र का किया जाता है, ये भी याद रखना। इस लोकनाट्य में जब लोकनाट्य किया जाता है तो कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग होगा, इसी का ही होगा, ठीक है ना। अगला पॉइंट और याद रखना, इसमें एक पॉइंट और याद रखना है कि बताइए कौन सी जनजाति का वाद्य यंत्र है, गरासिया। कौन सी जनजाति, गरासिया जनजाति का वाद्य यंत्र, गरासिया जनजाति का वाद्य यंत्र है, जनजाति का वाद्य यंत्र है। वाद्य यंत्र इसका प्रयोग कब करती है, पता है क्या, कब करती है, गरासिया जनजाति जब एक नृत्य करती है जिसका नाम है मादल। मादल नृत्य के दौरान बताओ कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाएगा, तो वो किया जाएगा मादल का, ठीक है ना। याद रखना है कि इसमें जो ये आपको यहां लग रही है ना, ये बाहर की एक आपको ये दिखाई दे रही है मिट्टी की एक कड़ी होती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। देखो यहाँ ये इसमें मोटी सी एक मिट्टी की कड़ी या घना होता है, घना इसमें लगा हुआ होता है, और ज्यादातर ध्यान रखना इस मिट्टी का जो कार्य किया जाता है मोलेला गांव
और मोलेला गांव बताओ कहां पड़ता है? राजसमंद। तो राजसमंद में पड़ता है, ध्यान रखना। इस मृदंग के बाहर कोनों पर, मृदंग के बाहर कोने पर, और एक बाहर मिट्टी का खोल होता है, जो कि यह है मिट्टी का खोल। चारों तरफ यहाँ मिट्टी का खोल या घगनी सी आपको दिख रही होगी, और ये जो बनाई जाती है तो वो कहां बनाई जाती है? मोलेला गांव, राजसमंद में। एक बार ले स्क्रीनशॉट, आगे पढ़ाते हैं। चलते हैं आगे और अगला देखते हैं वाद्यंत्र कौन सा है। वो वाद्यंत्र आपको दिख रहा है नगाड़ा। कौन सा वाद्यंत्र है? नगाड़ा वाद्यंत्र है। और ये जो नगाड़ा वाद्यंत्र दिख रहा है, नगाड़ा, इसके साथ एक वाद्यंत्र और दिख रहा है। और बताओ ये कौन सा है? इसे कहते हैं नगाड़ी, ठीक है ना। इसको नगाड़ी कहते हैं। और ये बड़ा वाद्यंत्र इसे नर कहते हैं, और छोटे वाद्यंत्र को क्या कहते हैं? नारी, ठीक है ना। ये तो कहलाएगा नगाड़ा। इसे क्या कहेंगे बताओ? नगाड़ा। और बताओ इसे क्या कहेंगे? नगाड़ी। इसे क्या कहेंगे? नगाड़ी कहा जाता है। डंडों से बताओ इसको, इसको डंडों से बजाया जाता है। और यहां जो ये खाल लगी रहती है, वो बताओ किसकी खाल है? भैंसे की खाल। भैंसे की खाल से ये बना हुआ है, ठीक है ना। एक चीज और याद रखना कि जो ये नगाड़ा है, इस नगाड़े से बड़ा और होता है। सेम ऐसा ही रहेगा नगाड़ा जैसा, लेकिन हाइट में थोड़ा बड़ा होगा, और उसे क्या कहेंगे? नौबत। सेम ऐसा ही होगा, नौबत वाद्यंत्र। आपने नगाड़ा देखा तो ये मानो आपने नौबत देखा, ठीक है ना। और नौबत से बड़ा नगाड़े जैसा वाद्यंत्र होगा, उसे कहेंगे बम। वो क्या कहलाएगा बताओ? बम कहलाएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाए तो बताइए इसकी आकृति और देखो, आकृति कैसी है बताओ? आकृति बताओ सुपारी के समान है। इसकी आकृति बताओ सुपारी के समान वाद्यंत्र, सुपारी के समान, ठीक है ना। सुपारी के समान वाद्यंत्र बना हुआ है। और एक चीज याद रखना, कैसा है? तो नौबत जैसा, ठीक है ना। तो कैसा है? नौबत जैसा वाद्यंत्र है। नौबत जैसा वाद्यंत्र, नौबत जैसा वाद्यंत्र है। याद रखना, जब इसको बजाया जाता है तो इसके साथ शहनाई जरूर बजाई जाती है। यह वाद्यंत्र शहनाई का कौन है बताओ? जोड़ीदार है। शहनाई का जोड़ीदार कौन है? नगाड़ा। तो बताओ ये वाद्यंत्र किसका जोड़ीदार है? शहनाई का जोड़ीदार है, ठीक है ना। शहनाई का जोड़ीदार, तो शहनाई का जोड़ीदार नगाड़ा भी है। और कौन हो जाएगा? नगाड़ी। एक चीज और याद रखना, हमारे लोक नाट्य चलते हैं नौटंकी, और नौटंकियों का प्रमुख वाद्यंत्र कौन सा है? नौटंकी इस वाद्यंत्र के बगैर अधूरी है। तो नौटंकी का प्रमुख वाद्यंत्र यही होगा, ठीक है ना। एक पॉइंट इसमें यह लिखना, नौटंकी का प्रमुख वाद्यंत्र, नौटंकी का प्रमुख वाद्यंत्र है ये, प्रमुख वाद्यंत्र, ठीक है ना। पूछा जाए नौटंकी का प्रमुख वाद्यंत्र कौन सा होगा? तो नगाड़ा होगा, ठीक है ना। इसके अलावा याद रखना इसका एक जादूगर और लिख देना, जादूगर, ठीक है। एक चीज याद रखना कि ये नगाड़ा है, नगाड़े से बड़ा कौन होगा? नौबत, और नौबत से बड़ा कौन होगा? बम होगा। इसका प्रयोग ज्यादातर किया जाता है नगाड़े एवं नगाड़ी का, तो वो किया जाता है मेवात एरिया की तरफ। इसका प्रयोग किया जाता है लोक नाट्यों में, इसका प्रयोग किया जाता है मांगलिक अवसरों पर। किसके साथ किया जाता है बताओ? शहनाई के साथ किया जाता है। लास्ट में वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा देना, वो है नगाड़े का जादूगर। बताओ नगाड़े का जादूगर किससे कहा जाता है? और नगाड़े को बजाने में जिसने ख्याति प्राप्त की है, उस बंदे का नाम है राम किशन सोलंकी। राम किशन सोलंकी ने इस नगाड़े को बजाने में बड़ी ख्याति प्राप्त की है। फटाफट ले स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो नगाड़े के जादूगर कौन है? राम किशन सोलंकी। अच्छा निवासी पूछे तो निवासी लिख देना, काके पुष्कर। आगे बढ़ते हैं। आगे बताओ सेम नगाड़े जैसा वाद्यंत्र है, कौन सा है? नौबत। एक चीज याद रखना, ये आपको जो हाइट दिख रही है ना, ये हाइट, ये टोटल जो हाइट है ना, वो कितने फीट का है? कितने फीट का रहता है बताओ? ये 4 फीट का बना हुआ वाद्यंत्र है, 4 फीट का, ठीक है ना। 4 फीट का बना हुआ वाद्यंत्र है। और याद रखना अर्ध अंडाकार, देखो अर्ध अंडाकार आकृति में ये वाद्यंत्र
बना हुआ है, अर्ध अंडाकार आकृति में बना हुआ आकृति पूछा जाए तो आकृति याद रखना कि अर्ध अंडाकार आकृति में बना हुआ, अर्ध अंडाकार आकृति का ये बना हुआ है। याद रखना अवनद जितने भी वाद्य यंत्र हैं, इन सभी वाद्य यंत्रों में सबसे बड़ा यदि कोई वाद्य यंत्र है तो बताइए कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो याद रखना टोटल ऊंचाई 4 फुट है, तो अवनद वाद्य यंत्रों में सबसे बड़ा वाद्य यंत्र, सबसे बड़ा वाद्य यंत्र, ठीक है ना, सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है। इसका ज्यादातर प्रयोग पहले राजा महाराजाओं के जमाने में हुआ करता था, राजघरानों में हुआ करता था, दुर्गों में इसको रखा जाता था, किसी विशेष सूचना के लिए इसको बजाया जाता था, और युद्धों के समय भी इसका प्रयोग किया जाता था। वर्तमान में इसका प्रयोग मंदिरों में किया जाता है, इसके अलावा मांगलिक अवसरों पर भी किया जाता है। नगाड़े जैसा है तो किसके साथ किया जाता है, शहनाई के साथ किया जाता है, शहनाई के साथ। युग्म वाद्य यंत्र पूछे तो शहनाई व नगाड़ा भी है, युग्म वाद्य यंत्रों में शहनाई व कौन है बताओ, नौबत है। ठीक है ना, सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है, और बताओ किसके साथ बजाया जाता है, शहनाई के साथ, शहनाई के साथ बजाया जाता है, शहनाई के साथ बजाया जाता है। ठीक है ना, शहनाई के साथ बजाया जाता है। एक कैसा वाद्य यंत्र है, मांगलिक वाद्य यंत्र है, मांगलिक वाद्य यंत्र है, इसका प्रयोग शुभ अवसरों पर किया जाता है। पहले इसका प्रयोग कहां किया जाता था, राजघरानों में, राजघरानों दुर्गों, ठीक है ना। इसके अलावा युद्धों, तो युद्ध के समय भी इसका प्रयोग किया जाता था। और बताओ वर्तमान में इसका प्रयोग और कहां हो रहा है, मंदिरों में। पहले भी इसका प्रयोग कहां किया जाता था, मंदिरों में किया जाता था। कोई जादूगर इसका है नहीं है, फटाफट छापे। चलते अगले वाद्य यंत्र की तरफ। और अगला वाद्य यंत्र ये आपने नौबत पढ़ लिया है, अर्धअंडाकार का होता है। हाँ, ये लकड़ी से बजाया जाता है, लकड़ी के बड़े बड़े डंडों से इसे पीटा जाता है। खाल से आपको पूछा जाए खाल किसकी होती है, तो भैंसे की, भैंसे की खाल से बना हुआ होता है, ये भी याद रखना है। भैंसे की खाल से बना हुआ वाद्य यंत्र कौन सा है, तो नौबत। अगले वाद्य यंत्र की तरफ चलते हैं, वो वाद्य यंत्र कौन सा हो गया, बम। ठीक है ना, देखो नौबत जैसा ही वाद्य यंत्र है बम। ठीक है, एक तो सबसे पहले इसका ध्यान रखना, उपनाम एक तो टामक दे दिया है, इसके अलावा इसका एक नाम और है दमामा, एक नाम और मिलता है वो है दमामा। ठीक है ना, बताइए ये भी ऐसा ही वाद्य यंत्र है, लेकिन ध्यान रखना इस वाद्य यंत्र में बताइए ये जो इसका यहां खाल जो रहेगी, बताओ खाल किसकी रहेगी, भैंसे की। ठीक है ना, भैंसे की खाल का ये बना हुआ होता है। और ये इसका जो घेरा है ना, ये घेरा, ये बताओ किसका बना होगा, धातु का। किसका बना होगा, धातु का। और धातु में भी ये याद रखना, ये लोहे की कढ़ाई, लोहे की भी हो सकती है, लोहे की कढ़ाई जैसा वाद्य यंत्र है। देखो लोहे की कढ़ाई है, और लोहे की कढ़ाई पर एक चमड़ा चढ़ा दिया गया है, जो चमड़ा होगा वो किसका होगा, भैंसे का। और धातु बताओ किससे, लोहे की कढ़ाई। ठीक है ना, लोहे की कढ़ाई पर क्या चढ़ा दिया बताओ, चमड़ा। इसको बड़े बड़े डंडों से पीटा जाता है। अवनद वाद्य यंत्रों में दूसरा सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है। सबसे बड़ा जो वाद्य यंत्र था वो नौबत था, और नौबत से यदि छोटा कोई वाद्य यंत्र होगा वो यही रहेगा। ठीक है ना, ये भी याद रखना। कौन से बताओ, अवनद वाद्य यंत्रों में, अवनद वाद्य यंत्रों में बताओ दूसरा सबसे बड़ा, अवनद वाद्य यंत्रों में दूसरा सबसे बड़ा वाद्य यंत्र, सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है। ठीक है ना, दूसरा सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है। और एक चीज याद रखना, मेवात का प्रमुख वाद्य यंत्र है, मेवात का। मेवात में कौन कौन आएंगे, भरतपुर, और इसके अलावा कौन आता है, अलवर। ठीक है ना, मेवात का प्रमुख वाद्य यंत्र है ये। क्यों है प्रमुख, पता है क्या, प्रमुख वाद्य यंत्र क्यों, कि यहां होली के अवसर पर और इस मेवात क्षेत्र में एक नृत्य किया जाता है जिसका नाम है बम रसिया। तो बम रसिया नृत्य के दौरान कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाएगा, तो बम का किया जाएगा। ये याद रखना,
होली के अवसर पर, होली के अवसर पर, अवसर पर, होली के अवसर पर बताइए, होली के अवसर पर इस वाद्य यंत्र का प्रयोग, इस वाद्य यंत्र का प्रयोग, वाद्य यंत्र का प्रयोग बताइए कब? वाद्य यंत्र का प्रयोग बम रसिया नृत्य, बम रसिया नृत्य के समय किया जाता है। इसको याद रखना है। बम, इसे टामक व दमावा भी कहते हैं। भैंसे की खाल से बना हुआ होता है। लोहे की एक कढ़ाई पर चमड़ा चढ़ा होता है। अवनद वाद्य यंत्रों में दूसरा सबसे बड़ा और मेवात क्षेत्र का वाद्य यंत्र है। बम रसिया नृत्य के दौरान इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। स्क्रीनशॉट लें, आगे चलते हैं। अगला वाद्य यंत्र कौन सा है? और वो वाद्य यंत्र आपको दिख रहा है ताशा, या ऐसे ही क्या कहते हैं, पड़पड़ी। ठीक है ना? ताशा या पड़पड़ी, इसको बताओ। ये गले में डालकर इसको बादक और बांस की खपच्ची, मतलब बांस की पतली पतली डंडियों से बजाया जाता है। इसके ऊपर ध्यान रखना, यहां खाल रहेगी, वो खाल किसकी रहेगी? बकरे की खाल रहेगी। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है, नीचे वाला ये गोल हिस्सा रहता है, ये याद रखना किसका बना होता है? धातु का बना होता है। लोहे की परात के आकार का वाद्य यंत्र है। याद रखना, लोहे की परात के आकार का वाद्य यंत्र, परात के आकार का वाद्य यंत्र है। ठीक है ना? आकार का वाद्य यंत्र है। आपको केवल याद ये रखने हैं ये वाद्य यंत्र कि कौन सी जाति इसका प्रयोग करती है और कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग कौन से अवसर पर किया जाता है। ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। ज्यादातर तो ये केवल ये पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से वाद्य यंत्र है कौन सा। ठीक है? दूसरा बताओ किसकी खाल होगी? बकरे की। बकरे की क्या होगी? खाल। ये याद रखना, जो मुसलमानों के प्रसिद्ध त्योहार है मुहर्रम, और मुहर्रम में निकाले जाते हैं ताजिए। तो ताजिया निकालने के दौरान इस वाद्य यंत्र का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। अर्थात ये मुगल काल में वाद्य यंत्र भारत में आया था, इसलिए मुगल कालीन वाद्य यंत्र कौन सा है? यह है कौन सा? ताशा या पड़पड़ी। ये भी याद रखना कौन सा है, बताओ? मुगल कालीन वाद्य यंत्र, मुगल कालीन वाद्य यंत्र है। ठीक है? मुगल कालीन वाद्य यंत्र कौन सा है? यही है। एक पॉइंट और याद रखना, मुहर्रम के समय ताजिया निकालने के दौरान, ताजिया या निकालते समय, ऐसे लिख सकते हैं, निकालते समय इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। वो पॉइंट लिखाने की कोई जरूरत नहीं है कि इसे गले में डालकर बांस की खपच्चियों से बजाया जाता है, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है। स्क्रीनशॉट लें, आगे चलते हैं अगले वाद्य यंत्र की तरफ। चले अगले वाद्य यंत्र की तरफ। और अगला जो वाद्य यंत्र आपको दिखाई दे रहा है वो कौन सा है? चंग। ठीक है ना? चंग वाद्य यंत्र आपको दिखाई दे रहा है। याद रखना कि इसका एक गोल घेरा आपको दिख रहा है। ये गोल घेरा आपको दिख रहा है। ये जो गोल घेरा जो होता है, ये बताओ किसका रहता है? ये गोल घेरा, ये गोल घेरा एक घेरा रहेगा, और इस घेरे पर बताओ क्या चढ़ा हुआ है? चमड़ा। इस घेरे पर क्या चढ़ा हुआ है? बताओ, चमड़ा। ठीक है ना? दूसरी बात, जो ये चमड़ा चढ़ा रहता है ना, तो ये घेरा किसका बना होता है? याद रखना, धातु का बना नहीं होता। तो बताइए घेरा किसका बना होता है? लकड़ी का। किसका घेरा होगा? लकड़ी का होगा। चमड़ा इसमें याद रखना किसी का भी हो सकता है। ज्यादातर जो अच्छा चंग रहता है वो बकरे की खाल पे ही क्या चढ़ाया जाता है? बताओ, चमड़ा चढ़ाया जाता है। याद रखना, इस वाद्य यंत्र को बाएं हाथ में तो पकड़ा जाता है, हृदय के समीप लाया जाता है, और इसे फिर दाएं हाथ से इसको बजाया जाता है। मेले मूवी, जो मेला मूवी है, उस मेला मूवी में जो गाना आता है, मेला दिनों का लगता है,
एक बार आता है और आके चला जाता है, तो उसमें एक वाद्यंत्र बजाता है, वो चंग रहता है, याद रखना, ठीक है ना। इस चंग नृत्य, इसका चंग वाद्यंत्र का प्रयोग शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर, और बताइए वहां चंग नृत्य के दौरान इस वाद्यंत्र का क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा, याद रखना। तो ये तो बताओ लकड़ी का क्या होगा, घेरा, लकड़ी का होगा, बताओ उसमें घेरा, और लकड़ी के घेरे पर क्या चढ़ा होगा, चमड़ा, चमड़ा किसका हो सकता है, तो बकरे का, ठीक है ना। अगली बात करें, याद रखना, इसे हाथ से पकड़कर बाएं हाथ से हृदय के पास ले जाकर बजाया जाता है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधे चलें। होली के अवसर पर, होली के अवसर पर, होली के अवसर पर शेखावाटी क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र में चंग नृत्य के दौरान, चंग नृत्य के दौरान, चंग नृत्य के दौरान इस वाद्यंत्र का प्रयोग किया जाता है, इस वाद्यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा सांप पालने वाली जाति सफेरा किया जाता है। कालबेलिया जाति भी ध्यान रखना इसका प्रयोग करती है, कालबेलिया जाति का वाद्यंत्र है, कालबेलिया जाति का वाद्यंत्र, ये भी याद रखना, कालबेलिया जाति का क्या है, वाद्यंत्र है। इस चंग को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। इसी चंग को, इसके रूप होते हैं, छोटे बड़े हो सकते हैं, इसी को ढप कहते हैं, इसी को डप कहते हैं, इसी को ढप कहते हैं, और इससे बहुत छोटा जो वाद्यंत्र होगा उसे ढपली कहते हैं, याद रखना है। अन्य नाम पूछे जाएं इसके, अन्य नाम, तो इसे ही तो क्या कहते हैं, डप, और इसी को ही क्या कहते हैं बताओ, डफ, और इसी को ही क्या कहते हैं बताओ, डफ, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना, ढप का जो छोटा रूप होगा उसे क्या कहेंगे, ढपली, ठीक है ना, ये भी याद रखना। ढप का छोटा रूप, ढप का छोटा रूप, छोटा रूप मतलब छोटा जो ढप होगा, छोटा रूप क्या कहलाता है बताओ, ढपली कहता है, कहलाता है। ढपली वाले ढपली बजा, आप लें स्क्रीनशॉट। आगे चलते हैं। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये गोल घेरा है, गोल घेरा, ठीक है ना, गोल घेरा है, और गोल घेरा का ही तो कौन होता है, डफ, डफ डफ, ठीक है ना, और गोल घेरा की कौन होगी, डपली। लेकिन याद रखना, एक वाद्यंत्र और होता है सेम ऐसा ही होता है, वो गोल घेरा नहीं होता, उसमें अष्टभुजाकार आकृति का होता है, अष्टभुजाकार होता है, ठीक है ना, अष्टभुजाकार होगा, इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इसमें 8 भुजाएं, मतलब ये अष्टभुजाकार आकृति का होगा, और फिर इस पर क्या चढ़ा रहेगा बताओ, चमड़ा चढ़ा रहेगा। तो मैं आपको बता दूं, ढप, चंग जैसा, ढप जैसा वाद्यंत्र जो अष्टभुजाकार होगा उसे ध्यान रखना, उसे क्या कहेंगे, घेरा, अष्टभुजाकार, ठीक है ना, याद रखना, अष्टभुजाकार सेम ऐसा ही रहता है लेकिन गोल नहीं रहता, अष्टभुजाकार रहता है। और बताओ उसे क्या कहेंगे, घेरा कहेंगे। और बताओ कैसा वाद्यंत्र रहता है, चंग जैसा, इसको भी अपने ध्यान में रखें, ठीक है। आगे चलते हैं अगले वाद्यंत्र की तरफ और देखते हैं अगला वाद्यंत्र कौन सा है, और वो है बताओ कौन सा, खंजरी, ठीक है ना। खंजरी बिल्कुल चंग जैसा ही वाद्यंत्र है, फर्क आपको दिख रहा होगा बस, ठीक है ना, बिल्कुल इस ऐसा ही चंग जैसा वाद्यंत्र था, परंतु वहां आपने देखा होगा, आपने यहां देखा होगा, तो इसमें खंजरी में यहां गोल तस्तरी सी लगी रहती है धातु की, इसको बजाते हैं तो उन धातु को आपस में भिड़ती है तो एक अलग आवाज निकलती है। इस चंग में ऐसा नहीं होता, लेकिन खंजरी में ऐसा होता है। देखो खंजरी में ये क्या लगी हुई है, धातु की पतली पतली क्या लगी हुई है बताओ, इसमें आवाज करने के लिए तस्तरियां लगी होती हैं, ऊपर इसमें चमड़ा चढ़ा रहता है, वो बकरे का भी हो सकता है, भोका भी हो सकता है, चमड़े के कारण ध्यान रखना इसको अवनद वाद्यंत्रों में, और बताओ धातु लगे होने के कारण इनको घन वाद्यंत्रों में शामिल किया जाता है। कामड़ जाति, भील जाति एवं कालबेलिया जाति इसका क्या करती है, प्रयोग करती है। तो सबसे पहले कहेंगे बताओ चंग जैसा क्या है वाद्यंत्र,
चंग जैसा वाद्य यंत्र। ठीक है, पहली बात। दूसरी, इसमें घेरे की धातु में बताओ गोल क्या लगी रहती है? तस्तरियां। इसमें बताओ गोल क्या लग रही है? गोल धातु की क्या लग रही है? तस्तरियां, तस्तरी। ठीक है ना। इस पर जो चमड़ा होगा वो चमड़ा या तो किसका होगा? बकरे का, या फिर बताओ कुनसे किसका होगा? गोह का। ठीक है ना, पहली बात। दूसरा, ये दोनों प्रकार का वाद्यंत्र है, चमड़े के कारण तो अवनद है, और दूसरा बताओ कौन सा है? घन वाद्यंत्र। तो दोनों का मिक्स है ये। ठीक है ना, अवनद प्लस घन वाद्यंत्र। ठीक है ना, दोनों का एक जैसा है, दोनों मिक्स है इसमें। और इसका प्रयोग कौन कौन सी जाति करती है? तो कामड़ जाति, भील जाति और कालवेलिया। इसका प्रयोग कामड़ प्लस भील और बताओ कौन सी जाति करेगी? कालवेलिया जाति इसका क्या करती है? प्रयोग करती है। आप ले स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले वाद्यंत्र की तरफ, और एक वाद्यंत्र आगे देखते हैं, संभवतः माठ। कौन सा वाद्यंत्र बताओ? माठ वाद्यंत्र है। मिट्टी के चौड़े चौड़े मौके देखो क्या है? मटके। चौड़े चौड़े मौके क्या है? मटके हैं, और मटके के मुंह पर बताओ क्या लगा दिया है? चमड़ा लगा दिया है। और दोनों मटके आपको दिख रहे हैं, दोनों मटके, और दोनों मटके पर क्या लगा हुआ है? चमड़ा। आप एक चीज और इसको देखें कि देखो इसमें तो चमड़ा बड़ा लगा हुआ है और इसमें चमड़ा छोटा लगा हुआ है। बड़ा चमड़ा कहलाएगा नर, और छोटा चमड़ा क्या कहलाएगा? मादा कहलाएगा। ठीक है ना। और ये जो वाद्यंत्र है, गोल मटके पर धातु, गोल मटके पर, और बताओ क्या चढ़ा दिया गया है? चमड़ा चढ़ा दिया गया है। आप इस माठ में केवल ये याद रखना, जब पाबूजी के जो गीत गाए जाते हैं उनको कहते हैं, भजनों को कह सकते हैं, गीतों को क्या कहा जाता है? पवाड़े। ठीक है ना। तो पवाड़े गाते समय इस वाद्यंत्र का क्या किया जाएगा? प्रयोग। केवल यही इसका प्रश्न याद रखना है। पाबूजी के पवाड़े गाते समय क्या किया जाएगा? प्रयोग किया जाएगा। वो वाद्यंत्र कौन सा होगा? माठ वाद्यंत्र होगा। इतना याद रखना है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे चलते हैं। अगला वाद्यंत्र आपको दिख रहा है कुंडी। कुंडी वाद्यंत्र का मैं चित्र तो नहीं लेकर आ सका, बहुत बार सर्च करके देखा था लेकिन चित्र मुझे नहीं मिला। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कुंडी की आकृति का ही रहता है। जैसे कुंडी इस प्रकार से रहती है, कुंडी की ही आकृति का ये वाद्यंत्र रहेगा। कुंडी की आकृति का ये वाद्यंत्र रहेगा। और इस पर बताओ क्या चढ़ा दिया जाएगा? चमड़ा चढ़ा दिया जाएगा। प्याले नुमा आकृति का है, प्याला सा लगा हुआ है, प्याले नुमा आकृति का ये भी कह सकते हैं। और इस पर क्या चढ़ा हुआ है बताओ? तो इस पर चमड़ा चढ़ा रहता है। इसको डंडों से ही बजाया जाता है, याद रखना है। ज्यादातर इसका प्रयोग मेवाड़ क्षेत्र में और सिरोही क्षेत्र में किया जाता है। मेवाड़ क्षेत्र में इसको जोगी प्रयोग करते हैं, और सिरोही क्षेत्र में इसको गरासिया जनजाति के लोग इसका प्रयोग करते हैं। और इसका प्रश्न एक ही बनता है, और वो है भीलों का एक नृत्य है जिसका नाम है घूमरा। घूमरा नृत्य के दौरान कौन से वाद्यंत्र का प्रयोग किया जाएगा? तो वो वाद्यंत्र कौन सा होगा? कुंडी होगा। तो याद रखना है, एक तो याद रखना मिट्टी के प्याले नुमा आकृति का बना हुआ, मिट्टी के प्याले नुमा आकृति का बना हुआ, प्याले नुमा आकृति का। ठीक है ना। दूसरा, सिरोही में कौन सी? सिरोही में तो बताओ कौन सी जनजाति? गरासिया। मेवाड़ में तो एक तो कौन? जोगी। और भील जनजाति, भील जनजाति घूमरा नृत्य के दौरान, घूमरा नृत्य के दौरान इसका प्रयोग करती है, इसका प्रयोग करती है। याद रखना है वो वाद्यंत्र कौन सा होगा? कुंडी होगा। स्क्रीनशॉट लें।
आगे चलते हैं। बाकी के अन्य वाद्य यंत्रों की बात करें तो धौसा, ढाक, कमर, शिल्पा, तबला। तबला को आप जानते हैं। बात करते हैं कमर, वो कमर पर बांध कर ही बजाया जाता है। धौसा, धौसा के बड़े बड़े ढोल होते हैं और याद रखना बड़े बड़े ढोलों को घोड़ों के दोनों तरफ उनको लटका दिया जाता है, बड़े बड़े डंडों से उसको पीटा जाता है। ये सभी वाद्य यंत्र आपके कौन से वाद्य यंत्र रहते हैं? अवनत वाद्य यंत्र। आज की क्लास कैसी रही मैं आपसे कमेंट में जानना चाह रहा हूं। मेरा आपसे निवेदन है इस क्लास को अधिक से अधिक विद्यार्थियों के लिए शेयर करें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों को क्लास में जोड़ने का प्रयास करें। मैं मनोज खंसवारा आपसे फिर हाजिर होऊंगा अगली क्लास में। आपके लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, मैं ऐसी आशा करता हूं। जय हिंद, जय भारत, सभी को राधे राधे।